Ladies and gentlemen, welcome to your favorite channel for NEET Biology Preparation, the Bio World. Ladies and gentlemen, हम लोग क्या जा रहे हैं बात करने? We gonna talk about हम लोगों ने अपने आखिरी लेक्चर में बात किया था हॉर्मोन्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. देव एक सेकेंड रुको या चले जाओ, जो भी करना है. देन दीज आर द हॉर्मोन्स. हमने फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात किया था. एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे डाइजेशन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो, प्रोटीन का डाइजेशन हो, फैट का डाइजेशन हो, लिपिड का डाइजेशन हो, व्हाटएवर, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गेट कंप्लीटेड हियर. यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट हो जाता है. तो ये ब्लड वेसल्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल्स में चीजें एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी होता है. सो आपको आई होप जो लास्ट वीडियो है, वीडियो नंबर 11, वो आपको समझ में आया हुआ है. आज हम लोग अगले वीडियो की तरफ मूव ऑन करते हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में लेडीज एंड जेंटलमैन हम जानना चाहेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में. यस सर, वी गोना टॉक अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन. सबसे पहला सवाल है कि लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग लार्ज क्यों बोलते हैं? ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि हम लोग इसको लार्ज बोलते हैं? सो आपको मैंने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका डायमीटर स्मॉल होता है. लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका डायमीटर लार्ज होता है. मुझे समझ में आ गया आपको? वेरी नाइस, है ना? तो आपको ये जानना होगा कि लार्ज इंटेस्टाइन हैज अ नंबर 1 पॉइंट, इट हैज अ लार्ज डायमीटर. सो लार्ज डायमीटर, ये पहली चीज है जो आपको समझ में आ जाइए. यस सर. देन दूसरी चीज है जो आपको समझ में आनी चाहिए, इट इज 1.5 मीटर लॉन्ग. ये 1.5 मीटर लॉन्ग है. इसका डायमीटर लार्ज है, तो हाउ मच लार्ज है? ये 7.6 सेंटीमीटर है. तो आप समझ सकते हैं, जब हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के डायमीटर के बारे में बात किया था तो हमने 2.5 3.5 सेंटीमीटर के बारे में बात की थी. राइट, करेक्ट है. ये 7.6 है सेंटीमीटर, तो डायमीटर ज्यादा है ना, इसीलिए तो इसका नाम इसका लार्ज डायमीटर बताता है. इसलिए दुनिया इसको लार्ज कह जाता है. लार्ज इसलिए कह जाता है क्योंकि इसका डायमीटर मोर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन आता है. मुझे समझ में आ गया. यस सर. ओके, ये 1.5 मीटर लॉन्ग है. ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए. अब हम लोग बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में, है ना. वैसे मैंने ये ब्यूटीफुल डायग्राम ड्रॉ किया है रात को, और सेम डायग्राम मैंने पेस्ट किया हुआ है, तो आपको हैंड ड्रॉन डायग्राम ये ड्रॉ करना है. यस सर. आपको ये एक इंटरनेट से लिया हुआ फिगर भी है, तो आप इसको भी देख सकते हैं. So you have a two option, dual option. You will be get this PDF. So what you can do is you can always do it. क्या do it? आप इसको ऑलरेडी स्टडी कर सकते हो, डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, है ना बच्चों. चलो आगे बढ़ते हैं. मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन. जब हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले ये जो एरिया है, बॉक्स का एरिया है, इस बॉक्स के एरिया को हम बोलते हैं सिकम. क्या बोलते हैं हम इसको? सिकम बोलते हैं. सो मैं इसको हाईलाइट करता हूं आपके लिए, बस आपके लिए. दिस इज नथिंग बट दी सिकम. इसको हम सिकम बोलते हैं. समझ में आया? दिस इज नथिंग बट दी सिकम. अब ये जो सिकम है, इससे रिलेटेड 3 पार्ट्स हैं. नंबर 2 इज कॉल्ड अपेंडिक्स, नंबर 3 इज कॉल्ड इलियोसिकल वॉल, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे. फिलहाल हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के पहले पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिकम. देन लार्ज इंटेस्टाइन के दूसरा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कोलन. क्या बोलते हैं? कोलन. जैसे सिकम के 3 पार्ट थे, सिकम, अपेंडिक्स, इलियोसिकल वॉल, वैसे ही रेड कलर में यहाँ पे नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, यस सर, ये जो कोलन होता है, कोलन, पहला क्या था? सीकम, फिर क्या है? एनस. वाओ, एनएस पे आ गए, मतलब एनएस इज द लास्ट पार्ट, राइट. सो हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के लास्ट पार्ट को आज बात करेंगे. यस सर. सीकम कोलन एनस, रिपीट करो ना शर्माना, मुंह से बोल जाना. जो भी बच्चा मुंह से बोल जाता है उसको ये नॉलेज ज्यादा समझ में आता है, मेमोरी उसका अच्छा बन जाता है. सिकम बोलो, सिकम, सिकम, कोलन, देन देयर इज एनस. कॉन्सेप्ट क्लियर है? वेरी नाइस, वेरी गुड. लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो पार्ट है कोलन का, ये पार्ट है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है. इसका डायरेक्शन कैसा है? ऊपर की तरफ. इसका डायरेक्शन कैसा है? ऐसा, ऐसे ट्रांसफर जा रहा है. इसका डायरेक्शन कैसा है? नीचे को जा रहा है.
इसका डायरेक्शन कैसा है? ये तो एस दिख रहा है, एस एस दिख रहा है। ओके, सो ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये सीधे सीधे जा रहे हैं, और ये नीचे जा रहे हैं, और ये ट्रांसफर डायरेक्शन में जा रहे हैं। मुझे समझ में आ गया, आपको भी समझ में आ गया? यस सर। तो ये आपका कोलन है, आपके आपके 4 कोलन होते हैं। एक ऊपर की तरफ जाने वाले को एसेंडिंग बोलते हैं। एसेंडिंग का मतलब नीचे से ऊपर जाना। जो साइड डायरेक्शन में जाता है उसको ट्रांसवर्स कोलन बोलते हैं। जैन जो नीचे जाता है उसको डिसेंडिंग कोलन बोलते हैं, और फिर इसको हम सिग्मॉइड कोलन बोलते हैं। So there is a ascending colon, there is a transverse colon, there is a descending colon, there is a sigmoid colon. कोई डाउट है आपको इसमें? कोई डाउट है आपको इसमें? आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर, है ना? सो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एनस। इसको हम एनस बोलते हैं, है ना? दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एनस, इसको हम एनस बोलते हैं, पक्का? सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एनस। ये एनस का जो पार्ट है वो भी कॉन्सेप्ट में क्लियर हो गया है, पक्का? सो लास्ट में एनस है, एनस इज द लास्ट पार्ट। तो चलो लिखते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी गोना टॉक अबाउट द पार्ट्स। जब हम लोग पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो इसमें जो सबसे पहला पार्ट है, मैं नाम लिख देता हूं सबसे पहले आपके लिए। देयर इज ए पार्ट कॉल्ड एज अ सिकम, देयर इज अ बी पार्ट कॉल्ड एज अ कोलन, देयर इज अ सी पार्ट कॉल्ड एज अ एनस। वक्त आ गया है कि हम लोग इस समय बात करेंगे सिकम के बारे में। यस, वी गोना टॉक अबाउट दिस सिकम। हम लोग सिकम के बारे में बात करने वाले हैं, पक्का? तो चलो सिकम के बारे में बात करते हैं, है ना? सिकम के बारे में बात करते हैं। सिकम जो होता है, इट इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। अगर आप सिकम पे फोकस करेंगे तो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। यस सर, जरा यहाँ पे आ जाइए आप। दिस इज अ हैंड ड्रॉन डायग्राम जो आपको प्रैक्टिस करनी है। यस सर, कैसे ड्रॉ किया मैंने सबसे पहले क्या किया हुआ है, मैंने ये जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर है उसको पहले ड्रॉ किया हुआ है। तो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर हो गया। ये पाउच में आप पेन पेंसिल रबड़ रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है वो हम बताएंगे आपको। ये सिकम है, फिर सिकम से एक ऐसा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर निकला हुआ है, इसको अपेंडिक्स बोलते हैं। और ये इलियम है। आपको मालूम है इलियम? नाम सुना है क्या? हाँ सुना है, डी जे आई, डियोडिनम, जे जिनम, इलियम, ओ। इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट कहलाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में ये ओपन हो जाता है। सो ये कौन है? इलियम है। इलियम है, इट इज गोइंग टू बी ओपन इन द सिकम। अच्छा, ये इलियम है और ये सिकम में ओपन होगा। अच्छा, बॉडी में जहां पे भी ओपनिंग आएगी, बॉडी में जहां पे भी ओपनिंग आएगी, उस ओपनिंग को कोई तो गार्ड कर जाएगी। गार्ड करना पड़ेगा ओपनिंग को, हमेशा ओपनिंग को गार्ड करना पड़ेगा। स्टमक में कौन सी ओपनिंग थी? कार्डियक स्फिंक्टर, वो ऊपर वाली ओपनिंग थी कार्डियक स्फिंक्टर। नीचे वाली ओपनिंग थी पायलोरिक स्फिंक्टर। बॉडी में जहां पे भी ओपनिंग आएगा उस ओपनिंग को देखो कोई गार्ड कर जाएगा, उस गार्ड को हम स्फिंक्टर कहते हैं या तो वॉल्व कहते हैं। रिपीट करना, गार्ड को, ओपनिंग को गार्ड करने के लिए या तो स्फिंक्टर होगा या तो गार्ड होगा। टाना ना ना ना, यस सर। ए कम ऑन इंडिया, ये जो इलियम है ये सिकम में ओपन होगा। रिपीट करो, इलियम विल ओपन इनटू सिकम, एंड इलियम में जो भी फूड है वो सिकम में आते वक्त यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट हो। अरे ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है क्या? ब्लैक कलर का, इसको बोलते हैं इलियोसिकम वॉल। रिपीट करो ना, मुंह से बोलो, रिपीट करो। जैसा मिश्रा सर बोलेंगे वैसा आप करेंगे। आपको लाइव लिखना है। शायद आप ये ड्रॉ नहीं कर सकते तो इसका स्पेस छोड़ना है। यू कैन ड्रॉ इट लेटर, वैसे भी डायग्राम शांति से ड्रॉ करते हैं। इलियोसिकम वॉल, रिपीट करो। इलियम ओपन होता है सिकम में और इसलिए हम इसको नाम देते हैं इलियोसिकम वॉल। एंडो चाइना गेट, इंडिया ओपन होता है चाइना से एक गेट के थ्रू, है ना, एंडो पाक गेट। वैसे ये इलियोसिकम गेट है या इलियोसिकम गेट है, और ये गेट को गार्ड करने के लिए ये वॉल्व है। वॉल्व रेगुलेट करेगा कि कौन सा फूड यहाँ पे आएगा। यस सर, सारा फूड यहाँ पे नहीं आ जाएगा। जब यहाँ पे इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो चुका है तब वो लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। तुम्हाला कळलं? मलापन होय 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 होय।
आता पुढे जाऊया, है ना. आता बघा, सिकम जो होता है ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, पहला पॉइंट. ये 6 सेंटीमीटर है, दूसरा पॉइंट. इसके पास अपेंडिक्स है, चौथा पॉइंट. ये अपेंडिक्स 8 सेंटीमीटर का है. नेक्स्ट पॉइंट, अपेंडिक्स. अपेंडिक्स क्या है इसके बारे में बात करना है. अपेंडिसाइटिस क्या होती है उसके बारे में बात करना है. अपेंडिक्टॉमी क्या होता है उसके बारे में बात करना है. पेरिटोनिसिटिस क्या होता है उसके बारे में. वाटर इज इंपॉर्टेंट. यस सर. सो वी गोना टॉक अबाउट दिस. हम इन सब के बारे में बात करेंगे. तो क्या मैं पीछे जाऊं. यस सर. यस सर. ये भी गो इंडिया. There is a what is Sikkim? Sikkim is a pouch like. Sikkim is a pouch like structure. Sikkim is a pouch like structure. ये first point है. And this particular Sikkim, yes sir, ये भी गो. ये जो particular Sikkim होता है ना, ये जो particular Sikkim होता है, it is 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. and it has 8 centimeter coiled. It has 8 centimeter coiled. It has 8 centimeter coiled worm like structure. Worm like structure called vermiform अपेंडिक्स. इसको हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. ध्यान से सुनना, ये जो स्ट्रक्चर निकला हुआ है ना, कैन यू सी दिस स्ट्रक्चर. ये ऐसे कॉइल है, ऐसे, है ना. ये जो स्ट्रक्चर निकला है ये 8 सेंटीमीटर का है और इसको हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं. समझ में आया आपको. चलो बात करते हैं आगे. इंडिया, सिकम इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर 6 सेंटीमीटर. इट हैज अ 8 सेंटीमीटर coiled worm like structure called vermiform appendix. पक्का. अब हम लोगों को बात करना है यहाँ पे अपेंडिक्स के बारे में. अपेंडिक्स के बारे में हमको डिटेल में बात करना है और उसके लिए हम लोगों को नए पेज की जरूरत पड़ेगी. यस, वी रिक्वायर द न्यू पेज. तो वी कैन हैव दिस न्यू पेज और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे अपेंडिक्स के बारे में, या हम यहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं अपेंडिक्स के बारे में. इट इज बेटर कि वी विल डिस्कस हियर. यस सर, इट इज बेटर वी विल डिस्कस हियर. तो यहाँ पे डायग्राम भी है तो आप रिलेट ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं. तो दिस इज सिकम का ही पॉइंट है, ए का ही पॉइंट है. इसके बारे में बात करते हैं. थोड़ा सा कंटेंट हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं. यस सर, ये जो अपेंडिक्स होता है वो एग्जैक्टली में है क्या. ये जो अपेंडिक्स होता है इट इज नथिंग बट द लिम्फॉइड ऑर्गन. कौन सा ऑर्गन है बच्चों. लिम्फॉइड ऑर्गन. इट इज नथिंग बट द लिम्फॉइड ऑर्गन. ये एक लिम्फॉइड ऑर्गन है. पक्का. तो अब ये जो लिम्फॉइड ऑर्गन है यहाँ पे आप देखिए, इट इज नथिंग बट द लिम्फॉइड ऑर्गन. फिर से लिखना पड़ेगा. अपेंडिक्स इज अ लिम्फॉइड ऑर्गन. आपने अभी तक कितने सारे लिम्फॉइड ऑर्गन पढ़े हैं मेरे साथ. आपने टॉन्सिल पढ़ा हुआ है माउथ में, बकल कैविटी में पढ़ाया था मैंने. यस सर, पढ़ाया था. आपने पेयर्स पैच पढ़ा हुआ है, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था. वो एक लिम्फॉइड ऑर्गन तो नहीं, वो लिम्फॉइड नोड्यूल्स है. सो ऑर्गन से थोड़ा नीचे है, लेकिन आप ठीक है उसी कैटेगरी में ये आता है. ओके. सो अपेंडिक्स एक लिम्फॉइड ऑर्गन है. अब ये जो लिम्फॉइड ऑर्गन होता है ये क्या करता है, ये डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस करता है. डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन. डब्ल्यूबीसी मालूम है ना. इस समय ये डब्ल्यूबीसी बड़ा फेमस है क्योंकि डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी के लिए फेमस है, प्रोटेक्शन के लिए फेमस है, बैक्टीरिया वायरस से लड़ने के लिए इंपॉर्टेंट है. समझ में आ रहा है. ये बात तो खैर ठीक है, लेकिन ये जो अपेंडिक्स है ये एक लिम्फॉइड ऑर्गन है और डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस करता है. ये इंफॉर्मेशन हमको बड़ा लेट पता चला.
यस सर, है ना। हमारे बॉडी में बहुत सारे लिम्फोइड ऑर्गन है, हमारी पूरी बॉडी में लिम्फोइड ऑर्गन ही है। जब भी आप लिम्फोइड ऑर्गन सर्कुलेशन में सीखेंगे तो आपको एक इमेज दिखाया जाएगा जिसमें आपको बॉडी के सारे लिम्फोइड ऑर्गन का फोटो दिखाया जाएगा। देयर आर सो मेनी लिम्फोइड ऑर्गन इन माय बॉडी। मैं चाहूं तो अपेंडिक्स को कट करके रिमूव कर दूं, अपेंडिक्स मेरे काम का नहीं है। अरे मेरे पास बहुत सारा लिम्फोइड ऑर्गन है ना, एक नहीं रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है, तुम्हाला कळलं का। आता बघा, इसीलिए पहले ना लोगों को पता नहीं था, साइंटिस्ट को, कि ये एक लिम्फोइड ऑर्गन है और ये डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस होता है। तो पहले इसका फंक्शन ना कुछ नहीं था। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का फंक्शन रैबिट में क्या है, जरा पहले वो देखने की कोशिश करते हैं। अपेंडिक्स जो है इसका फंक्शन इनसाइड द रैबिट, रैबिट नाम तो सुना है कहीं पे, बाइट करके ये क्या खाता है, घास को खाता है, हर्बीवोरस है। ये जो रैबिट होता है, रैबिट, रैबिट का जो अपेंडिक्स होता है, रैबिट का जो अपेंडिक्स होता है वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है विच इज कॉल्ड एज अ सेल्यूलेज, सेल्यूलेज। इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द एंजाइम कॉल्ड एज अ सेल्यूलेज। ये एंजाइम प्रोड्यूस करता है सेल्यूलेज, and this cellulase is going to digest cellulose, it is going to digest cellulose। यस सर, ध्यान से समझो आप लोग। अपेंडिक्स ऑफ रैबिट, रैबिट का जो अपेंडिक्स है वो सेल्यूलेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है और ये डाइजेस्ट करता है सेल्यूलोज को। कळलं का सर्वांना, है ना। तो ये रैबिट कौन है, रैबिट हम लोगों का एंसेस्टर है। आपके घर में आप सबसे छोटे हो, अगर आप सबसे छोटे हो तो आपसे ऊपर सभी लोग आपसे बड़े हैं। व्हाट अ जोक। अगर आप अपने घर में सबसे छोटे हो तो आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं वो आपसे बड़े हैं, है ना, ऐसा ही है ना। और जो बड़े होते हैं वो एंसेस्टर होते हैं। रैबिट भी हमारा एंसेस्टर है इस प्लेनेट पे। विजय मिश्रा मतलब हम लोग होमोसेपियन सबसे लास्ट में आया है, होमोसेपियन इस प्लेनेट पे सबसे लास्ट में आया हुआ है, अच्छी बात है। तो हमारा एंसेस्टर है रैबिट, और रैबिट में जो अपेंडिक्स होता है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है। सेल्यूलोज का मतलब मालूम है ना, घास, वो जो घास में जो सेल्यूलोज होता है पॉलीसेक्राइड, उसको बोलते हैं, है ना। लेकिन हम लोगों में ये जो अपेंडिक्स है वो फंक्शनल लेस है। यस सर, ऐसा कोई भी ऑर्गन, ऐसा कोई भी ऑर्गन, दी ऑर्गन, ऐसा कोई भी ऑर्गन विच वॉज, विच इज प्रेजेंट, ऐसा कोई भी ऑर्गन प्रेजेंट इन आवर एंसेस्टर, ऐसा कोई भी ऑर्गन जो हमारे एंसेस्टर, एंसेस्टर ऑर्गन विच इज प्रेजेंट इन आवर एंसेस्टर, है ना, कंप्लीटली, कंप्लीट प्रेजेंट है, कंप्लीट है, प्रेजेंट तो है ही लेकिन उसका स्ट्रक्चर कम नहीं है, ज्यादा डेवलप्ड है। इट इज प्रेजेंट and it is it is present and it is complete, है ना। it is present and it is complete and it is functional। क्या है ये, फंक्शनल है। समझ में आया क्या आपको, आपको समझ में आया क्या। यस सर, इज दैट क्लियर। ऐसा कोई भी ऑर्गन विच इज प्रेजेंट इन अवर एंसेस्टर, कंप्लीटली प्रेजेंट है एंड इट इज फंक्शनल, और वो फंक्शनल है। लेकिन वो हम लोगों में भी प्रेजेंट है, हम लोग एडवांस हैं। रैबिट पहले आया, मैं बाद में आया, तो हम लोग एडवांस हुए ना, होमोसेपियन बाद में आया। सो द ऑर्गन विच इज प्रेजेंट इन अवर एंसेस्टर, बट वो कंप्लीट है एंड इट इज फंक्शनल। यस सर, ऐसा कोई भी ऑर्गन जो कंप्लीट है, फंक्शनल है, प्रेजेंट है, तो अपेंडिक्स, अपेंडिक्स
इन ह्यूमन, इन ह्यूमन, ह्यूमन में ये रिड्यूस है, इट इज रिड्यूस। अपेंडिक्स जो है इन केस ऑफ ह्यूमन, इन केस ऑफ ह्यूमन इट इज रिड्यूस। अपेंडिक्स इन ह्यूमन इट इज प्रेजेंट एंड इट इज रिड्यूस। ये क्या है? रिड्यूस है। एंड इट इज फंक्शनल लेस, एंड फंक्शनल लेस। समझता है आपको फंक्शनल लेस? फंक्शनल लेस का मतलब होता है फंक्शंस नहीं परफॉर्म करता है। तो ऐसे ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? ऐसा ऑर्गन जो हमारे एंसेस्टर में था, कंप्लीट था, फंक्शनल था। रिपीट करो, क्या बोला मिश्रा सर ने? ऐसा कोई भी ऑर्गन जो हमारे एंसेस्टर में था, है ना, कंप्लीट था, वेरी गुड, फंक्शनल है, अभी भी फंक्शनल है, हम लोगों में भी प्रेजेंट है, इन ह्यूमन ऑल्सो ये प्रेजेंट है, बट ये काफी रिड्यूस हो गया है। रिड्यूस हो गया है, रिड्यूस हो गया मतलब इसका स्ट्रक्चर कम हो गया है। जितना रैबिट में डेवलप है उतना हमारे में डेवलप नहीं है, और ये फंक्शनल लेस हो गया है। फंक्शनल लेस का मतलब ये काम नहीं कर रहा है। मतलब हम लोगों का जो अपेंडिक्स होता है वो सेल्यूलेज प्रोड्यूस, बोलो, नहीं करता है। हमारे एंसेस्टर में वो सेल्यूलोज प्रोड्यूस करता है, हम लोगों में सेल्यूलोज प्रोड्यूस नहीं करता, नहीं करता। इसीलिए ऐसे ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन। सो इंडिया, ये जो अपेंडिक्स होता है इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। ऐसा ऑर्गन जो हमारे एंसेस्टर में आता है, देखो देखो देखो, कंप्लीट हो जाता है, देखो देखो देखो, कुछ काम कर जाता है। हम लोगों में ये ऑर्गन देखो आता है, इसका स्ट्रक्चर देखो रिड्यूस हो जाता है, हमारे काम कुछ भी ये नहीं आता है, इसलिए तो हम इसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहे जाता है। थर्ड मोलार भी वेस्टिजियल ऑर्गन था, याद है आपको? थर्ड मोलार, थर्ड मोलार भी हमारे एंसेस्टर में प्रेजेंट है, फंक्शनल है, कंप्लीटली प्रेजेंट है, हम लोगों में प्रेजेंट है, बट वो रिड्यूस हो गया है, वो मसूड़ों के नीचे धंसा रहता है और वो चबाने के काम में नहीं आता है, फंक्शनल लेस है। इसीलिए हम उसको वेस्टिजियल बोल सकते हैं। कर लो कि नहीं कर लो? इतना पार्ट आपको समझ में आया बच्चों? इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज क्लियर? आई होप दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। अपेंडिक्स का और भी बचा हुआ कॉन्सेप्ट है जो हम लोग अगले स्लाइड में डिस्कस करते हैं। ये भी गो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपेंडिक्स जो है वो हमारे ज्यादा काम का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हाँ, हमारे बॉडी में बहुत सारे लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। अगर अपेंडिक्स को निकाल लिया जाए तो कुछ ऐसा बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ता है, बट फर्क थोड़ा बहुत पड़ता है। इसलिए कभी कभी क्या होता है, ये जो हमारा अपेंडिक्स होता है, ये जो अपेंडिक्स होता है, कभी कभी क्या होता है, दे इज अपेंडिक्स, और ये जो अपेंडिक्स है ना, इसके अंदर हो जाता है इन्फेक्शन, इसके अंदर हो जाता है इन्फेक्शन। अगर इसके अंदर इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन होते ही इसके अंदर फैल जाता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन कहीं बताया है क्या? याद आ रहा है कुछ? अपेंडिक्स में if there is a infection, then infection will lead to inflammation. Yes sir, it will lead to inflammation, है ना? it will lead to inflammation. आपको समझना होगा कि ये इन्फ्लेमेशन मतलब क्या होता है। हमने आपको बताया है, अगर आपके बॉडी के किसी भी ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन होता है तो उसका मतलब होता है, इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है रेडनेस, रेडनेस। आप ऐसा इमेजिन करो कि आपको किसी मॉस्किटो ने अभी अभी बाइट किया हुआ है। जिंदगी में आपको किसी एंट ने, मॉस्किटो ने बाइट किया रहेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि आप बिना मॉस्किटो के बाइट किए ही हो दुनिया में, है ना?
हमारा इंटरेक्शन इस प्लेनेट पे दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ होते रहता है। तो जब आपको मॉस्किटो ने बाइट किया है तो आपको क्या क्या सिम्टम्स आए हुए हैं? वहां पे लाल हुआ है, रेडनेस। रेडनेस इसलिए होता है क्योंकि वहां पे आरबीसी आता है, रेड ब्लड कॉर्पस, रेडनेस आता है। देयर इज अ हीट, वहां पे गर्मी डेवलप हो जाती है। गर्मी इसलिए डेवलप हो जाती है कि वहां पे आरबीसी आता है और वो डब्ल्यूबीसी भी आता है, और वो मॉस्किटो ने जो बाइट किया हुआ है, तो जब वो बाइट करते हैं ना तो कुछ बैक्टीरियाज और वो अपना मलेरिया कॉज करने वाला प्लाज्मोडियम, वो सब अंदर आ जाते हैं। तो आपको रेडनेस आता है, हीट आती है, स्वेलिंग आती है। यस, वेरी गुड, रेडनेस, एब्सोल्युटली करेक्ट। रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, देयर इज अ पेन। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको, यस सर, टॉन्सिलाइटिस में बताया था। टॉन्सिलाइटिस इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल। सो रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन, है ना। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं, है ना, ये जो सारे स्ट्रक्चर्स है, ये जो सारे सिम्टम्स हैं, दिस सिम्टम्स आर बिलोंगिंग टू, दिस सिम्टम्स आर बिलोंगिंग टू, यस सर, ये सिम्टम्स बिलोंग करते हैं इन्फ्लेमेशन के। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। हमारी जर्नी में ये लिखा हुआ था कि अगर अपेंडिक्स में देयर इज ए इंफेक्शन तो इन्फ्लेमेशन होगा, और इन्फ्लेमेशन के बाद आपका जो अपेंडिक्स है ना वो लाल हो जाएगा, वहां फीवर जैसा कंडीशन आएगा, सूज जाएगा, स्वेलिंग आएगी, वहां पे आपको दर्द होगा, देयर इज अ लॉस ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो फिर इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, इस बीमारी को हम बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपेंडिसाइटिस। एपेंडी एपेंडिसाइटिस मैंने आपको बचपन से कई बार सिखाया है, अभी भी मैं आपको सिखाऊंगा। आईटीज वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा, सुन 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 प्लीज, आईटीज वर्ड जब भी आएगा बायोलॉजी में आएगा, इसका मतलब देखो इन्फ्लेमेशन क्या है, लाएगा। इन्फ्लेमेशन का मतलब रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा। बात समझ में आएगा, बात समझ में आएगा। इन्फ्लेमेशन में अपेंडिसाइटिस हो जाता है। ठीक है, अगर अपेंडिसाइटिस हो गया है तो ऑब्वियसली अपेंडिक्स बहुत ही काम का ऑर्गन नहीं है, इसको सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं, और इससे आपका मेजर फंक्शन बॉडी का कुछ अफेक्ट नहीं होगा, तो हम इसको सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। यस सर, ये है अपेंडिसाइटिस, मेडिकल कंडीशन है, और इस मेडिकल कंडीशन होते ही इसका इलाज ये होता है कि हम आपको दवा खिलाएंगे, दवा से ठीक हुए तो बहुत ठीक, अगर दवा से ठीक नहीं हुए तो हमको अपेंडिक्स को कट करके रिमूव करना पड़ेगा। यस सर, आई विल गो फॉर सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स। यस सर, सो हम लोग क्या करेंगे, वी विल, है ना, सर्जिकल सर्जिकल रिमूवल सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, है ना, सर्जिकली हम अपेंडिक्स को रिमूव कर देंगे। दिस मेडिकल कंडीशन जहां पे सर्जिकल, एक मिनट, हाँ, दिस मेडिकल कंडीशन जहां पे हम सर्जिकली अपेंडिक्स को कट कर देते हैं, दिस मेडिकल कंडीशन इज कॉल्ड एज ए अपेंडिक्टॉमी। क्या बोलते हैं हम इसको, अपेंडिक्टॉमी। क्या बोलते हैं हम इसको, वी कॉल इट एज ए अपेंडिक्टॉमी। यस सर, आपको याद होगा हमने टॉन्सिलाइटिस सीखा हुआ था, टॉन्सिलाइटिस, और फिर हमने टॉन्सिलेक्टॉमी सीखा था। टॉमी वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा, इसका मतलब देखो कट कहलाएगा, इसका मतलब कट होता है। टॉमी मतलब डॉग, और डॉग का काम होता है काटना, इसलिए डॉग का मतलब होता है कट करना। अपेंडिक्टॉमी, टॉमी मतलब कट, अरे किसको करना है कट, अपेंडिक्स को करना है कट। अरे क्यों करना है कट, अरे इसलिए करना है कट क्योंकि अपेंडिक्स तेरा देखो सूज गया है, इसके अंदर
इसके अंदर इन्फेक्शन देखो हो गया है, इन्फ्लेमेशन इसके अंदर पाया जा रहा है, इसलिए हमको इसको रिमूव कर हटाना है, बॉडी को अपने बचाना है। वेरी नाइस, वेरी गुड। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, ला 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 ला। सपोज इसमें देरी हो गई अगर इसमें देरी हो गई मतलब अपेंडिक्स रिमूव करना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से आपने सोचा कि अगले हफ्ते करते हैं, अगले महीने करते हैं, है ना? यस सर, एग्जैक्टली। अगर आपने ऐसा सोचा कि अपेंडिसाइटिस हो गया है और सर्जरी तो करनी है, ये डन है, लेकिन आपने कुछ देर कर दी, डॉक्टर ने बोला कि आप वेट कर सकते हो 1 मंथ, है ना? 1 मंथ आप वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है 1 वीक आप वेट कर सकते हैं। लेकिन आप क्या किए, आप चले गए नीचे गार्डन में चले गए, और वहां बच्चे गार्डन में, है ना, बच्चे गार्डन में फुटबॉल खेल रहे थे या क्रिकेट बॉल खेल रहे थे, और वो बॉल ना बाय मिस्टेक आपको अपेंडिक्स में, मतलब आपके यहाँ लेफ्ट साइड में बॉटम पे लग गई, और आपका ये जो अपेंडिसाइटिस जो पहले से सूजा हुआ था, जिसमें पहले से दर्द था, जो पहले से काम नहीं कर रहा था, जो पहले से रेड था, आपको बुखार पहले से था, वो अब फट जाता है। अपेंडिक्स फट गया, ओए अपेंडिक्स फट गया, अपेंडिक्स फट गया। वाओ, नहीं वाओ नहीं, बैड न्यूज है। अगर अपेंडिक्स फट जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, आप समझते हैं? आपको समझना होगा इसका मतलब क्या है। ये हम लोगों का एब्डोमेन है, पेट का एरिया, है ना? ये हमारा पेट का एरिया है। अगर यहाँ पे अपेंडिक्स फट जाता है, अपेंडिक्स यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो ये अपेंडिक्स अगर ये ब्रेक हो गया है तो ये सारा इंफेक्शन ये पूरे बॉडी में फैल जाएगा। ऑल इंफेक्शन विल स्प्रेड इन द इंटायर बॉडी। अगर अगर आपके एब्डोमेन में इंफेक्शन अभी फैल जाता है, तो आपके ये एब्डोमेन का जो एरिया है, इसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। जैसे पेरिटोनियम इस एरिया को बोलते हैं, पेरिटोनियम नाम की कवरिंग होती है, तो आपको फ्यूचर के लेक्चर्स में समझ में आएगी। यस सर। सो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, हम लोग यहाँ पे पहले ये पार्टीशन डालते हैं, पार्टीशन की जो इतनी नहीं थी। यस सर। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ओके चलो एवरीबॉडी फोकस हियर। इफ डिले, इफ डिले मतलब आपने सर्जरी में डिले कर दी, है ना, तो अपेंडिक्स जो है वो ब्रेक हो जाएगा। अपेंडिक्स जो पहले से सूजा हुआ है, पका हुआ है ना? यस सर। अपेंडिक्स विल बर्स्ट, अपेंडिक्स विल बर्स्ट ओपन, अपेंडिक्स विल बर्स्ट ओपन। अपेंडिक्स क्या हो जाएगा? बर्स्ट ओपन हो जाएगा। अच्छे से समझ में है? अपेंडिक्स विल बर्स्ट ओपन, है ना? इट विल बर्स्ट ओपन। जब ये बर्स्ट ओपन हो जाएगा, सो नाउ जो इन्फेक्शन हो जाएगा वो आपको पेरिटोनियम में, मतलब पूरे एब्डोमेन में फैल जाएगा। मतलब आप ऐसा समझिए कि आपको पूरा इन्फेक्शन अभी बॉडी में हो गया। अब किसी को अगर ब्लैक फंगस होता है, एक आंख में होता है, हाथ में होता है, नाक में होता है, तो पूरा ऑर्गन ही कट करके रिमूव कर देते हैं। समझ में आ रहा है आपको? क्यों? क्योंकि अगर उस ऑर्गन को कट करके रिमूव नहीं किया तो इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैल जाएगा। सो अगर हमने डिले किया, इफ डिले, अपेंडिक्स विल बर्स्ट ओपन, अपेंडिक्स क्या हो जाएगा? बर्स्ट ओपन हो जाएगा, एंड देयर विल बी पेरिटोनिसिटीज, पेरिटोनिसिटीज। यस सर, देयर विल बी पेरिटोनिसिटीज। आईटीज है ये, आईटीज है ना, ये आईटीज है, आईटीज। आईटीज का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, आईटीज का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। समझ में है? सो देयर विल बी पेरिटोनिसिटीज, और जब यहाँ पे पेरिटोनिसिटीज होगा, यस, जब यहाँ पे पेरिटोनिसिटीज होगा, सो आपको इमीडिएटली अब आईसीयू में रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा?
आईसीयू में रखा जाएगा, आईसीयू में रखा जाएगा। और जो एंटीबायोटिक अब आप माउथ से खाते थे वो अब आपको ब्लड के थ्रू दिया जाएगा। यस सर, इंट्रावीनस एंटीबायोटिक मतलब आपको ब्लड चढ़ाया जाएगा, मतलब आपको पानी चढ़ाते हैं ना, वो सलाइन सलाइन चढ़ाते हैं ना, वो सलाइन में एंटीबायोटिक दिया जाएगा। अब आपको एंटीबायोटिक पूरे बॉडी को दी जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रावीनस ट्रीटमेंट, इंट्रावीनस एंटीबायोटिक, इंट्रावीनस। ऐसा लग रहा है आज डॉक्टर बन के जाओगे। इंट्रावीनस एंटीबायोटिक विल बी गिवन। इंट्रावीनस एंटीबायोटिक यहाँ पे दिया जाएगा। मेरे ख्याल से मैं आपको समझा पाया हूँ। अपेंडिक्स है, इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, अपेंडिसाइटिस है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द अपेंडिक्स है, अपेंडिक्टोमी है। अगर डिले किया तो अपेंडिक्स बर्स्ट ओपन हो जाएगा, पेरिटोनिसिटिस हो जाएगा। अभी पूरी बॉडी तो कट करके निकाल नहीं सकते ना, इसलिए इंट्रावीनस एंटीबायोटिक गिवन है। आईसीयू में आपको एडमिट करना होगा, दैट्स अ क्रिटिकल कंडीशन। तो थोड़ा है ना, क्रिटिकल कंडीशन है। तो मेरे ख्याल से मैं आपको समझा पाया। यस सर, इज दैट क्लियर? तो ये जो पार्ट है ये आपको समझ में आया है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं समझा पाया हूँ। यस सर, अब हमको यहाँ पे बात करना है, ये जो इलियोसिकल वॉल्व है इसके बारे में बात करना है। तो क्या करते हैं, विल डिस्कस अबाउट द इलियो विल डिस्कस अबाउट द इलियोसिकल वॉल्व के बारे में बात करते हैं, है ना। लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट द इलियोसिकल वॉल्व। ओके, ये भी गो, ये क्लियर हो गया है। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। डिफिकल्ट था बट हम सिस्टमेटिकली आपको बताएं ताकि आप स्लोली इसको अंडरस्टैंड कर पाए, है ना। ओके, चलो हम बात करने वाले हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, दिस इज कॉल्ड एज अ, ये जो ब्लैक कलर का एरिया है इलियोसिकम वॉल के बारे में बात करने वाले हैं। हियर वी गो, इलियो इलियोसिकल वॉल, है ना। इलियोसिकल वॉल के बारे में हम लोग बात करते हैं। यस सर, इलियोसिकल वॉल्व क्या होता है, इट रेगुलेट और कंट्रोल द एंट्री ऑफ, इट इज अ वॉल्व प्रेजेंट एट द एंट्री ऑफ इलियम। जब ओपन होता है, इलियम जब ओपन होता है सिकम के अंदर, है ना, जब इलियम ओपन होता है सिकम के अंदर तो उस ओपनिंग को ये रेगुलेट करता है। सो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं, इट रेगुलेट, इट रेगुलेट और कंट्रोल, ये रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है एंट्री ऑफ डाइजेस्टेड फूड, एंट्री ऑफ digested food, entry of digested food, entry of digested food, entry of digested food into cecum, entry of digested food into cecum. I think this particular part is very very clear to you. अब हम लोग मूव ऑन करते हैं, अब हम लोग अगले पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं और ये जो अगला पार्ट है वो भी हम इसी इमेज से आपको यूज करके सिखाएंगे। यस सर, जरा इस डायग्राम को फोकस कीजिए। पहला पार्ट था सिकम, सिकम के बारे में मैंने जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने सिकम पढ़ाया, अपेंडिक्स पढ़ाया और इलियोसिकम वॉल पढ़ाया। इलियोसिकम वॉल ये रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है कि जो भी फूड इलियम में आ गया है वो रेगुलेटेड तरीके से सिकम में एंटर करे, राइट वे। यस सर, हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ वी गोना टॉक अबाउट दी, हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन में कोलन के बारे में पार्ट करेंगे। ये जो पर्पल कलर का हिस्सा है इसको हम कोलन का पार्ट बोलते हैं। पर्पल कलर दिखाई दे रहा है, ये वाला कलर पर्पल बोलते हैं, आप जो भी बोलते हैं इसको। यस सर, you have to practice this diagram, to draw this particular diagram. I think you can easily draw it जैसे मैंने ड्रॉ किया हुआ है इजीली। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए और डायग्राम को सिस्टमेटिक तरीके से ड्रॉ करने के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर वी गो, ये कोलन है बच्चों, इसको ये पूरा जो पर्पल कलर है स्ट्रक्चर हम इसको कोलन बोलते हैं। ये कोलन है, कोलन के चार पार्ट होते हैं। असेंडिंग कोलन जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ट्रांसवर्स कोलन जो साइड में जा रहा है, डिसेंडिंग कोलन जो नीचे जा रहा है,
सिग्मोइड कोलन जो ऐसे एस शेप कर्व शो कर रहा है, समझ में आया? सिग्मोइड हो गया, डिसेंडिंग हो गया, ट्रांसवर्स हो गया, एसेंडिंग हो गया। समझ में आया आपको? समझ में आया? चलो बात करते हैं हम लोग। लेट्स टॉक अबाउट द बी पार्ट। हम लोग बी पार्ट के बारे में बात करने, जिसको हम बोलते हैं कोलन, है ना? हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन। कोलन हैज गॉट 4 पार्ट। इसके 4 पार्ट्स है। सबसे पहला पॉइंट, इसके 4 पार्ट्स है। नंबर ए बोलेंगे तो लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमने बी ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो डोंट क्रिएट लफड़ा। लेट्स राइट रोमन 1। रोमन 1 को हम बोलते हैं असेंडिंग, असेंडिंग कोलन। असेंडिंग कोलन जो है वो कोलन सबसे शॉर्टेस्ट कोलन है, सो इट इज गोइंग टू बी दी शॉर्टेस्ट। ये शॉर्टेस्ट कोलन है, ये अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए। देन नंबर 2 is going to be transverse, ट्रांसवर्स कोलन, है ना? अब ये जो ट्रांसवर्स कोलन है, ये लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट मोबाइल है। इट इज द लॉन्गेस्ट। नीट पूछेगा ना, शॉर्टेस्ट कौन, लॉन्गेस्ट कौन, एस शेप कौन, है ना? सिग्मोइड एंड ये मोबाइल है, मोस्ट मोबाइल। मतलब पेरिस्टैटिक मूवमेंट बताया था ना इसोफेगस में, वैसा ही पेरिस्टैटिक मूवमेंट लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अगर मूवमेंट नहीं होता तो तुम्हारा खाना एक ही जगह पे रह जाता, है ना? और मूवमेंट होने के लिए तुम खाना खा के झोप नहीं जाने का, खाना खा के तुमको लाइट वॉक करने का। लाइट वॉक आधे घंटे बाद या 15-20 मिनट बाद। लाइट वॉक समझते हो? घर में ऐसा इनाना उनाना पनाना किनाना ऐसे। यस, ये लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट मोबाइल है। इट इज लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट मोबाइल, है ना? देन वी मूव ऑन टू नंबर 3। नंबर 3 जो है उसको डिसेंडिंग कोलन बोलते हैं। डिसेंडिंग कोलन, है ना? डिसेंडिंग कोलन जो होता है ये नीचे की तरफ आता है, ये वाला है डिसेंडिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है डिसेंडिंग कोलन। नंबर 4, नंबर 4 सॉरी, नंबर 4 जो है वो एस शेप आपको दिखाई दे रहा है, ये एस शेप एरिया, तो इट इज अ सिग्मोइड कोलन। क्या बोलते हैं हम इसको? सिग्मोइड कोलन बोलते हैं। इट इज कॉल्ड सिग्मोइड कोलन। ये जो सिग्मोइड कोलन है ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसका दूसरा नाम है पेल्विक, पेल्विक कोलन। इधर देखो, हमने आखिरी लेक्चर में आपको बताया था कुछ लेक्चर पहले कि आपके पास सर है, फिर आपके पास नेक है, फिर आपके पास ये एरिया है, इसमें डायफ्राम है। डायफ्राम के ऊपर जो भी आएगा थोरैक्स कहलाएगा, डायफ्राम के नीचे एब्डोमेन कहलाएगा, और एब्डोमेन के नीचे ये जो एरिया है इसको पेल्विक रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेल्विक। और फिर ये आपका पैर रहेगा, अरे हाथ नहीं ड्रॉ किया, ये हाथ, हाय, ये हाथ, समझ में आया आपको? तो ये पेल्विक एरिया है। पेल्विक मतलब पेट के जस्ट नीचे के एरिया में पाया जाता है सिग्मोइड कोलन, है ना? सबसे नीचे पाया जाता है, इसलिए हम इसको पेल्विक कोलन बोलते हैं। यस सर। हेड है, फिर नेक है, फिर थोरैक्स है, फिर एब्डोमेन है, और फिर पेल्विक है। पेल्विक, पेल्विक एरिया कोला का। ये डिसेंडिंग कोलन है, ये ट्रांसवर्स कोलन है, ये असेंडिंग कोलन है, और ये सिग्मोइड कोलन है, उसको हम पेल्विक कोलन भी बोलते हैं। सब कुछ समझ में आ गया, है ना? पक्का? कच्चा? वेरी गुड, है ना? ये जो सिग्मोइड कोलन है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एस शेप्ड। ये एस शेप्ड है। पेल्विक रीजन में कभी भी इंफेक्शन हो जाता है तो उसको कोलाइटिस बोलते हैं। कोलाइटिस, कोलाइटिस, कोलॉन में इंफेक्शन हो गया तो कोलाइटिस बोलते हैं। सो मैं लिख देता हूं, इंफेक्शन
इन कोलॉन, कोलॉइटिस, 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 यस सर। तो कोलॉइटिस हम इसको बोलते हैं। तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी क्लियर, है ना। तो ये पार्ट क्लियर है, और ये 1 2 3 4 ये सारे पार्ट क्लियर है। कोई डाउट है आपको इसमें, है ना। आई थिंक ऑल दिस पार्ट्स आर वेरी क्लियर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस पर्टिकुलर डायग्राम के बारे में फोकस करने वाले हैं एंड इस डायग्राम के बारे में फोकस करने वाले हैं। यस सर, यस सर। तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन का फिर रेक्टम पार्ट रहेगा, रेक्टम और फिर एनस। तो चलो बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के इस पार्ट के बारे में। इस पर्टिकुलर डायग्राम को ध्यान से देखिए। इस पर्टिकुलर डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है ये रेड कलर का बैंड है, ये ब्लू कलर का बैंड है, और ये ग्रीन कलर के बैंड है ना। यस सर। जरा फोकस कीजिए इस डायग्राम के ऊपर। ये आपका कोलन है, बगा इतने बगा, ये डायग्राम मैंने हाथ से ड्रॉ किया हुआ है आपके लिए। ये कोलन है, और कोलन के ऊपर ना 3 बैंड थे। एक रेड कलर का था ना, एक ब्लू कलर का था ना, और एक ग्रीन कलर का था। अब आप बोलोगे कि सर ग्रीन कलर का यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो बस आपके लिए, बस आपके लिए मैं इसको ग्रीन कर देता हूं। बस आपके लिए, मुझे करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपके लिए मैं कर देता हूं। बाकी रेड और ब्लू तो है प्रेजेंट, है ना। पक्का क्लियर है। ये रेड है, ये ब्लू है, और ये ग्रीन है, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, है ना। ओके। तो ये कोलन है ना, कोलन को ना 3 धागों से बाइंड किया गया है, लंबे लंबे धागे हैं। देखो ना, आपको ये लंबे धागे दिख रहे हैं ना, लंबे लंबे धागे हैं, है ना। लॉन्गिट्यूडनल है, लेंथ वाइज को हम लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। तो ये इसको टाई किया हुआ है। जब इसको ये टाइट करेगा, और इसको ये टाइट करेगा, इसको ये टाइट करेगा, तो ये जो पार्ट है बीच का, ये बाहर निकल आएगा। निकल आएगा कि नहीं, बोलो निकल आएगा ना। बलून को आप जहां पे टाई करोगे, तो उसके जहां पे टाई किया हुआ है उसके दोनों साइड वो बाहर निकलेगा ना, बल्ज आउट होगा। बल्ज आउट होना मतलब बाहर निकलना। ये बल्ज आउट होके पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाया। पाउच दिख रहा है आपको, इस पाउच को हम हॉस्ट्रा बोलते हैं। रिपीट करो ना, एक पाउच को हम हॉस्ट्रम बोलते हैं, लेकिन जनरली हम इस पाउच को हॉस्ट्रा बोलते हैं। तो आपको ये मसल्स दिखाई दे रहे हैं ऐसे, डमाक टमाक टपाक, ये हॉस्ट्रा है। आज तक बास्ता हॉस्ट्रा, ये हॉस्ट्रा दिखाई दे रहा है क्या आपको। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पार्ट नहीं था। आप विजिबिलिटी परफेक्ट है दोस्त, यहाँ पे हॉस्ट्रा दिखाई दे रहा है, इसको हॉस्ट्रा बोलते हैं। ये जो एक बॉक्स है इसको हॉस्ट्रम बोलते हैं। दिखाई दे रहा है ना, है ना। चलो फिर इसके बारे में लिखते हैं, लिखते हैं। ओके, चलो लिखो। ये जो कोलन होता है, कोलन, यस सर, इट इज टाइड बाय, टाइटन बाय 3 longitudinal band, 3 longitudinal bands। ये 3 longitudinal बैंड से टाइटन होता है। और ये जो 03 बैंड है, 3 बैंड्स हैं, ये बैंड्स का जो नाम है उसको ये 03 बैंड्स के वजह से देयर इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म। पाउच लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म, पाउच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। एंड दिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो आप इस समय देख पा रहे हो, वी कॉल दिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर एज अ हॉस्ट्रम। इसको हम हॉस्ट्रम बोलते हैं। यस सर। समझ में आया क्या इतना भारत बच्चों। कोलन है, कोलन इज टाइटन बाय लॉन्गिट्यूडनल बैंड, पक्का। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल बैंड है, यस सर, दिस लॉन्गिट्यूडनल बैंड हैज गॉट 03 बैंड, और ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर दे देता है, और उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम हॉस्ट्रम बोलते हैं। यस सर।
इज दैट क्लियर? लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको ये जानना होगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर हॉस्टम। ये जो हॉस्टम होता है, ये हॉस्टम बनाने की जरूरत क्या थी? आप भी सोच रहे होंगे कि ये पाउच निकालने की जरूरत क्या थी, है ना? चुपचाप ये ऐसे पड़ा हुआ था ना, जो पड़े रहने दो ना। देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना, ये लार्ज इंटेस्टाइन ना लास्ट पार्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम है ना अनडाइजेस्टेड फूड को बनाना, है ना? तो फूड का मूवमेंट ना पाउच पाउच डायरेक्शन में, ये ऐसे डब्बे डब्बे में मूवमेंट हो सकता है। मूवमेंट अच्छे से कराने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन में आखिरी एब्जॉर्प्शन होगा, मोस्टली पानी का एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे, है ना? और फूड अगर ये सीधा सीधा होगा, ऐसे ऐसे सीधा सीधा, है ना? अगर इसमें पाउच नहीं रहेंगे, सीधा सीधा अगर होगा, अगर ये सीधा सीधा हुआ तो फिर एग्जैक्टली क्या होगा कि खाने का जो मूवमेंट होगा वो सीधा सीधा होगा, खाना जल्दी से मूव हो जाएगा, तो हमको एब्जॉर्ब करने का वक्त नहीं मिलेगा। और पाउच पाउच होने से इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। जैसे विलाय ऐसा था ना, विलाय 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 इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, वैसे ही यहाँ पे भी यही कंडीशन ऑब्जर्व होती है। यस सर, इज दैट क्लियर? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग इस बात को लिख लेते हैं और इस बात को अच्छे से समझ लेते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन 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 ऑफ हॉस्ट्रा। हॉस्ट्रा का क्या फंक्शन है, ये हम लोग समझ लेते हैं। ये जो हॉस्ट्रा होता है, इसका फंक्शन होता है, इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, इंक्रीजेस surface area, increases surface area of absorption, it increases surface area for absorption, है ना? it increases surface area for absorption, ये surface area बढ़ाता है for the absorption. I think this particular part is very very clear. पक्का? तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कोलन पार्ट किया हुआ है, विच इज नथिंग बट द बी पार्ट। ये बी पार्ट है, हमने ये कवर किया हुआ है। बी पार्ट है यहाँ पे भी। ये ए पार्ट सिकम का, ये सिकम का हिस्सा है ए पार्ट, और अपेंडिक्साइटिस कवर किया हुआ है। कुछ ज्यादा ही टॉपिक कवर किए हुए हैं, लेकिन ठीक है। अब हमको सी पार्ट के बारे में बात करना है, दैट इज नथिंग बट द रेक्टम के बारे में बात करना है। ये भी पार्ट है, ये हमने कवर किया हुआ है और ये हमने डायग्राम स्टिक भी किया हुआ है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, वी गोना टॉक अबाउट द सी पार्ट विच इज नथिंग बट दी रेक्टम। हम रेक्टम के बारे में बात करेंगे। रेक्टम खत्म होता है एनएस से, तो रेक्टम और एनएस दोनों के बारे में बात करेंगे, विच इज नथिंग बट दी लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। विल कंटिन्यू दिस लेक्चर इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के वीडियो के लिए आपका फोकस रखने के लिए, आप समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ भी आप कमेंट करना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। और आप कोई भी कमेंट कर सकते हैं कैसा लगा आपको इस वीडियो के बारे में। फॉर टुडे, दिस इज विजय मिश्रा, शाइनिंग ऑफ।